एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। कल की क्लास देखी या नहीं देखी? कल हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। काफ़ी कुछ हमने कल जाना था। नहीं देखी हो कल की क्लास तो जल्दी से जाइए, अटेंड कर लीजिए। और पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। अगर ऐसा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लासेस लेकिन अपने टाइम पे ही हो रही हैं। आप ठीक 11 बजे आ जाइए करिए अपनी कॉपी पेन लेके ग्रेट डोर पे। आई थिंक सीटेट वाले बैच में भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नोटिफिकेशन पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा क्लास का। और चलिए, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में, साथ ही साथ एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग फॉर्म्स थी, जो सिंपल लिविंग फॉर्म्स थी, वो कैसे चेंज्ड हुई कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स में। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक का सफ़र समझ लो, है ना। सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो गए, और फिर कैसे 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 धीरे 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स में, मिलियंस ईयर्स लग गए इसमें, है ना। कैसे एक सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही तो हैं। हमने अच्छा प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर सब पे प्रॉपर क्लास ली है। स्टार्टिंग में ही हमने सारी बातें कर ली थी। नहीं देखी हो क्लास, बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी से बैच ज्वाइन कर लो और सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप अटेंड करिए। समझ आ गया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें कैसे पता चल रहा है, इसमें हमें पता चल रहा है कैसे एक सिंपल लिविंग फॉर्म चेंज हो गई किसमें, एक जटिल लाइफ फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में, जिसको इस पूरे प्रोसेस को कोई 100,000 नहीं बल्कि पूरे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए इस सारे प्रोसेस में। क्लियर हो गया? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच सिंपल लिविंग फॉर्म्स gradually changed into complex life forms. Over million of years, it started with the origin of life and led to the diversity of plants, animals and humans we see today. समझ आ गया ना? अभी हम समझ ही चुके हैं कैसे सिंपल टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। कल की क्लास ज़रूर अटेंड करना, तभी कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। फर्स्ट आ जाते हैं ऑरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, प्री लिविंग स्ट्रक्चर। ये एक बबल लाइक स्ट्रक्चर थे, है ना। ये फॉर्म्ड हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए हमारे और हो गए हमारे लिपिड्स। दे वर नॉट ट्रूली अलाइव बट दे कुड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये पूरी तरीके से जीवित नहीं थे, लेकिन ये क्या कर सकते थे? मेंटेन कर सकते थे अपना अंदरूनी इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट जो आउटसाइड में मॉलिक्यूल से उसे अब्जॉर्व करते थे, कभी ग्रो और डिवाइड भी करते थे। ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स लाइफ। ओपरेन और हेल्डेन का ऐसा माना था कि ये सब फॉर्म्ड हुआ प्रीमॉर्डियल सूप। क्लियर क्लियर क्लियर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रीमॉर्डियल सूप क्या है ना। ये एक थिक मिक्सचर होता है, इसे थोड़ा डिटेल में समझें। चलो पेन ले लिया जाए, फिर पेन ले लिया जाए। एक मिनट रुक जाओ। पेन पेन पेन, कलर। देखो, पहले जो हमारी पृथ्वी थी, अर्थ जो है, वो ऑक्सीजन फ्री थी, है ना। ऑक्सीजन फ्री थी पहले। ये बात हो रही है बहुत साल पहले, हम कह सकते हैं बिलियंस ऑफ ईयर पहले की बात है ये। तो तब क्या था? अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, है ना। ऑक्सीजन फ्री थी अर्थ। तब कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, चलो देखते हैं। वैसे हमने कल बात करी थी, उस समय क्या था? मीथेन हो गई, मीथेन हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं? CH4, है ना। और अमोनिया हो गया, अमोनिया जिसे हम क्या बोलते हैं बताओ? NH3। और वाटर वेपर हो गई, वाटर वेपर यानी H2O। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसी गैसेस जो थी प्रेजेंट थी। हमने कल की क्लास में ये पढ़ा भी है। तो पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन मीथेन हो गई, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन जैसी गैसेस जो थी हमारी अर्थ पे प्रेजेंट थी। फिर क्या हुआ? लाइटनिंग, यूवी रेज, और यूवी रेज हो गई, लाइटनिंग हो गई, और वोल्केनो, है ना। इन्होंने क्या किया? इनसे गैस ने, मैं इससे पहले इरेज कर देती हूँ, एक मिनट रुको।
इन गैसेस के साथ मिलकर क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड्स बनाए। लाइटनिंग, यूवी रेज, वॉल्केनो, है ना, इन्होंने क्या किया, गैसेस के साथ मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो था हमारा अमीनो एसिड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओशियन के पानी में, समुद्र के पानी में घुल गए, जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया, जिसे ऑपरेन ने बोला प्रीमॉर्डियल सूप। क्लियर हुआ, बताओ जल्दी, क्लियर हुआ? यहाँ तक का सब क्लियर हो गया ना आप लोग को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या है प्रीमॉर्डियल सूप? चलो, अच्छा, लाइफ के लिए, ये पहले रेस कर रही हूँ, है ना, लाइफ के लिए जो ज़रूरी मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी प्राइमोर्डियल सूप में बने। जैसे देखते हैं ना, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे प्रोटीन हो गया हमारा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के क्या, बेस यूनिट, है ना, बेस यूनिट जो थे इसी सूप में बने, इसी सूप में बने। ये एक न्यूट्रिएंट रिच सूप था, है ना, न्यूट्रिएंट रिच, पेन पेन पेन, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड, एक न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड था जिसमें केमिकल एवोल्यूशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। इसी न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड यानी प्रीमॉर्डियल सूप, इसमें ही क्या हुआ, केमिकल एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्लियर हो गया यहाँ तक का? कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसे नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, इसी जो ये जो सूप है प्राइमोर्डियल सूप, इसी से ही प्रोटोबायंट्स बने और इसी से आगे चलकर फर्स्ट क्या बना, लिविंग सेल बना। फर्स्ट लिविंग सेल इसी से ही बना, जीवित सेल। क्लियर? न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड तभी तो कहा गया है भाई इसको। नेक्स्ट आ जाएगा ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल्स। प्रोटोसेल्स कैसे बने? ये बने प्रोटोबायोन्ट्स से। दे हैड अ बाउंड्री मेम्ब्रेन लाइक लेयर। देखो, बाउंड्री थी जिसे हम मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, मेम्ब्रेन लाइक लेयर भी कह सकते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव सेल लेयर। दे शोड मोर लाइफ लाइक प्रॉपर्टीज, could perform basic metabolism, responded to the environment, possibly had RNA-like molecules for storing information. They are the link between chemistry and life. देखिए, ये जो प्रोटोसेल्स थे ये बने प्रोटोबायोन्ट से। इनकी एक लेयर थी, इनकी एक मेम्ब्रेन लाइक लेयर थी जिसे हम बाउंड्री भी कह सकते हैं, जो कुछ लाइफ जैसी प्रॉपर्टी शो करती हैं, जैसे कि ये मेटाबॉलिज्म जो है, बेसिक मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकते थे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, साथ ही साथ आरएनए लाइक मॉलिक्यूल्स थे स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को। ये एक लिंक था बिटवीन केमिस्ट्री एंड लाइफ। फिर आ जाएंगे हमारे ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, प्रोकैरियोटिक सेल। अबाउट 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 3.5 to 4 बिलियन ईयर पहले पहला ट्रू लिविंग सेल दिखा, है ना, वो था प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट ट्रू लिविंग सेल अपीयर्ड। न्यूक्लियस नहीं था, नो न्यूक्लियस, सिंपल स्ट्रक्चर था, लाइक बैक्टीरिया, रिप्रोड्यूस कर सकते थे, लाइकली anaerobic heterotrophs, didn't use oxygen, consumed organic molecules। ये जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ कंज्यूम्ड करते थे, लेते थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, आपका मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल, प्रोकैरियोटिक, सब हमने डिटेल में पढ़ा है। नहीं देखिए क्लास, देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। तो ये अनारोबिक हेट्रोट्रॉफ की तरह थे जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते थे बल्कि कंज्यूम करते थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें न्यूक्लियस नहीं था। आप जानते ही हैं जितने बैक्टीरिया सब प्रोकैरियोट होते हैं, जो एक सिंपल कह सकते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, सिंपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।
फोर्थ आ जाएगा ऑरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड ऑक्सीजन रिलीज। सम सेल्स डेवलप द एबिलिटी टू मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। कुछ ऐसे सेल्स फिर डेवलप हुए जिनमें एबिलिटी थी कि वो अपना खाना खुद बना सकें सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट यूज़ करके। जो थे हमारे ऑटोट्रॉप्स, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे, ऑक्सीजन रिलीज करते थे एटमॉस्फेयर में। दिस लेड टू द ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन हुआ और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें चेंज आया, बदलाव हुआ पृथ्वी के वातावरण में। फिफ्थ आ जाएंगे ऑरिजिन ऑफ एरोबिक सेल। विद ऑक्सीजन नाउ अवेलेबल सम सेल्स इवॉल्व टू यूज इट कॉल्ड एरोबिक सेल्स। ऑक्सीजन अब अवेलेबल हो गई अर्थ पे कुछ सेल्स से जिन्होंने इसका यूज़ किया, जिन्हें हम कहते हैं एरोबिक सेल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन गिव मोर एनर्जी देन अनएरोबिक। ऑफ कोर्स हम जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से ज़्यादा एनर्जी मिलती है कंपेयर टू एनारोबिक, अलाउइंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म। इससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो जीवन है वो क्या हुआ, आसान हुआ, फॉर्म हुआ, हम ये भी कह सकते हैं संभव हुआ, है ना। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म थे उनका लाइफ। क्लियर क्लियर क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। एरोबिक रेस्पिरेशन से ज़्यादा एनर्जी मिलती है कंपेयर करें अगर हम एनारोबिक से, और इससे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। 6 आ जाएगा ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अब आ गए हमारे यूकैरियोटिक सेल। ये बात है 2 बिलियन ईयर पहले की, जब और ज़्यादा एडवांस सेल अपीयर्ड हुए, है ना, दिखे, जिन्हें कहा गया यूकैरियोटिक सेल। ट्रू न्यूक्लियस था, है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। क्यों कहते हैं, देखो मैंने पूरा क्लास प्रॉपर लिया है न्यूक्लियस पे, इसलिए प्लीज़ अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं और ज़्यादा न्यूक्लियस के बारे में यूकैरियोट, तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एल्डिग्रेड बायोलॉजी की। चलिए अब वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं वापस। तो ट्रू न्यूक्लियस था, मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये हम जानते हैं, है ना। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। Small prokaryotic cells like bacteria were swallowed by larger ones and become organelles. क्या है इसका मतलब, किसे किसे पता है, चलो बताओ। इसका मतलब किसे पता है, इसका मतलब ये हुआ जो छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल थे ये लार्ज वंस के अंदर चले गए और वही बाद में बन गए ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये एक समय पर एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे। पता था आपको, ये बात नहीं पता थी? पता थी तो भी बता दो कमेंट बॉक्स में, नहीं पता थी तो भी बता दो। 7th नहीं 6th तक ही थे, है ना। अब आ जाते हैं एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मीन्स द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग फॉर्म्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स form over millions of years. Scientists have found several types of evidence to support evolution. देखो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब हुआ जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं, कैसे एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुई, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म हुई। इस पूरे प्रोसीजर में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस कह सकते हैं ढूंढे थे, बहुत सारे एविडेंस थे जो सपोर्ट कर रहे थे एवोल्यूशन को। चलो देखते हैं। फर्स्ट इज फॉसिल एविडेंस। फॉसिल्स 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 को क्या बोलेंगे, देखो फॉसिल एविडेंस, इसको हिंदी में पता है क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे जीवाश्म प्रमाण। प्रमाण 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 प्रमाण, ये हो गया फॉसिल्स एविडेंस, इसको हिंदी में कहते हैं। फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स और impression of ancient organism found in rocks. They show how organism changed over time. देखिए जो फॉसिल्स हैं ये वो प्रिजर्व्ड है, पुराने कह सकते हैं पुराने जीवों के कंकाल हो गए, छाप हो गए जो मिले थे चट्टानों में यानी रॉक में। ये शो करते हैं कि कैसे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो टाइम के साथ टाइम टू टाइम कैसे उनमें चेंजेस आ रहे हैं, कैसे बदलाव आए। इसका एग्जाम्पल है फॉसिल्स ऑफ, क्या बोलेंगे इसको पता है, फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स टेरिक्स टेरिक्स टेरिक्स
आर्कियोप्टेरिक्स, ये है एग्जाम्पल फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। ये शो करता है दोनों के फीचर, यानी रेप्टाइल के भी और बर्ड के भी, और प्रूफ किया कैसे जो बर्ड है वो कैसे इवॉल्व हुई रेप्टाइल से, है ना। रेप्टाइल से कैसे पक्षी बने, कैसे इवॉल्व हुए समय के साथ, धीरे धीरे धीरे, सोचो कितने साल लग गए होंगे इस चेंज में, है ना, कितने साल लग गए होंगे। तो ये है हमारा एग्जाम्पल फॉसिल का, है ना, फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। ये शो कैसे करता है कि इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं। अभी हम आगे डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, होमोलॉगस ऑर्गन सेम स्ट्रक्चर होगा लेकिन फंक्शंस डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल हो गया 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन बर्ड्स, वेल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, वेल्स। एनालोगस ऑर्गन डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा लेकिन सेम फंक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। देखो होमोलोगस में क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन उनके फंक्शंस अलग होंगे। जैसे हम देख चुके हैं 4 लिम्स हो गए ह्यूमंस के, बर्ड्स के, वेल्स के। देखिए इन सब का स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन इन सब के फंक्शंस अलग होंगे, ठीक है ना। एनालॉगस में स्ट्रक्चर जो होगा वो अलग होगा लेकिन फंक्शन सेम होंगे। विंग्स चाहे बर्ड्स के हो चाहे इंसेक्ट्स के हो, देखो अलग अलग स्ट्रक्चर होगा लेकिन फंक्शन तो सेम ही होंगे ना उड़ने के लिए। क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट देखें, इनके अगले वाले पैर की बात हो रही है, 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, बर्ड्स, वेल, लेकिन इनके फंक्शन अलग होंगे। और इसमें क्या होगा, विंग्स हैं, दोनों के देखो अलग अलग स्ट्रक्चर होगा लेकिन दोनों ही सेम फंक्शन करेंगे, उड़ने के काम आएंगे। फिर आ जाएगा हमारा एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। अर्ली एम्ब्रोज ऑफ फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस लुक सिमिलर, शोइंग कॉमन एंसेस्ट्री। देखिए अगर हम बात करें फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन, इन सब के जो एम्ब्रोज हैं वो एक जैसे दिखते हैं। इससे ये शो होता है कि इनकी एंसेस्ट्री क्या है, कॉमन है, कॉमन है भाई। क्लियर हो गया। अर्ली एम्ब्रोज की बात हो रही है। अर्ली एम्ब्रोज जो होंगे फिश के, रेप्टाइल, बर्ड, ह्यूमन के, ये एक जैसे दिखेंगे जिससे ये शो होता है कि इनकी जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है, पूर्वज यानी, है ना। फोर्थ आ जाएगा वेस्टिगियल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स दैट हैव लॉस्ट देयर फंक्शन बट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल ह्यूमन अपेंडिक्स, टेल बोन, विजडम, टीथ। देखो ये वो अंग हैं जो अपना कार्य तो खो चुके हैं, फंक्शन खो चुके हैं, लेकिन फिर भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन अपेंडिक्स, टेल बोन, विजडम, टीथ। मॉलिक्यूलर एविडेंस, डीएनए एंड प्रोटीन सिमिलरिटीज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो कॉमन एंसेस्ट्री। जो डीएनए प्रोटीन के बीच में सिमिलरिटी है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच, जैसे कि ह्यूमंस और चिंपैंजी हो गए, तो ये शो कर रहे हैं कॉमन एंसेस्ट्री। क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आ गए फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स आर रिमेन्स, इंप्रेशन और ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक्स। फॉसिल्स क्या है, कह सकते हैं जो पहले ऑर्गेनिज्म थे, जीव के, उनके छाप हो गए, है ना, कंकाल हो गए, पत्ते हो गए, जो किस में मिले हैं, रॉक्स यानी चट्टानों में मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सालों पहले जो जीव, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे वो कैसे थे, है ना। और धीरे 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 ऑर्गेनिज्म, समय के साथ वो ऑर्गेनिज्म कैसे बदले, कहाँ गए, जैसे कि पैरों के छाप हो गए, है ना, पत्तियाँ हो गई, कंकाल हो गए, किसी जानवर, पुराने जानवर की हड्डियाँ हो गई। तो कैसे जो ये ऑर्गेनिज्म थे मिले रॉक्स में, यानी चट्टानों में ये मिले, इनके छाप मिले। क्लियर। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, पहला आ जाता है अनअल्टर्ड फॉसिल्स यानी अनचेंज्ड फॉसिल्स। चलिए देखते हैं। दीज आर द ओरिजिनल रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड विदाउट एनी चेंज, फाउंड इन आइस, एम्बर और tar pits। देखो अनअल्टर्ड फॉसिल्स, अनचेंज फॉसिल्स, नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब ये जो फॉसिल्स हैं वो चेंज नहीं होते, जैसे ये ओरिजिनल थे पहले वैसे ही रहते हैं, ये बिना किसी चेंज के ये प्रिजर्व्ड हो जाते हैं। ये हमें आइस में मिलेंगे, मिले, एम्बर में मिले और tar pits में मिले। जैसे कि वूली मैमूथ प्रिजर्व्ड इन आइस, जैसे कि हो गया मम्मी, बर्फ में मिला मम्मी, है ना। और इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ट्री रेजिन, इंसेक्ट ट्रैप्ड थे किसमें, ट्री रेजिन में। तो ये जो थे जैसे थे वैसे ही मिले बिना किसी चेंज के। क्लियर।
आगे देखें, फिर आ जाएंगे पेट्रीफाइड फॉसिल्स, सिलिकिफाइड फॉसिल्स भी हम इसे कहते हैं। In these, the organic matter is replaced by mineral like silica, turning it into stone commonly seen in wood or bones. इसको हम क्या बोलेंगे, पहले तो ये देखते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स को हम क्या बोलेंगे। पेन ले लूँ, एक मिनट। पाषाणीभूत जीवाश्म, ये हो गया हमारा पेट्रीफाइड फॉसिल्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पाषाणीभूत जीवाश्म। इन दीज हम अभी पढ़ चुके हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें जीवों का असली जो अंग होता है, जो असली अंग होगा, जीवों का जो असली अंग होगा उसमें क्या होगा, मिनरल्स भर जाएंगे, सिलिका, जैसे कि हड्डियां हो गई, लकड़ी हो गई, तो उसमें क्या होगा, मिनरल्स फिल हो जाएंगे और टर्निंग इट इनटू स्टोन, ये कैसे बदल जाएंगे, पत्थर जैसे बन जाते हैं ये। क्लियर हुआ आप लोग को? ये हमें वुड में और बोन्स यानी लकड़ी और हड्डियों में ये देखने को मिलता है। पेट्रीफाइड फॉसिल्स का एग्जाम्पल हो गए पेट्रीफाइड वुड और फॉसिलाइज्ड डायनासोर बोन्स, यानी पत्थर जैसी, पत्थर बन चुकी लकड़ी, अरे बर लिख दिया मैंने बन की जगह, एक सेकेंड, पत्थर बन चुकी लकड़ी, ये तो क्या हो गई पेट्रीफाइड वुड। और फॉसिलाइज्ड डायनासोर बोन्स यानी डायनासोर की हड्डियां, हड्डियां की जीवाश्म की, हड्डियों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स। क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर, नोट करना चाहो तो कर लो। इसमें जो जीवों का असली अंग जो है ना, वो धीरे 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 मिनरल से फिल हो जाता है और पत्थर जैसा बन जाता है। जो असली जो उनका अंग है, जैसे हड्डियां हो गई और लकड़ी, धीरे धीरे मिनरल से भर के पत्थर जैसा बन जाता है। क्लियर हो गया? चलो बढ़े आगे। नोट कर लिया ना आप लोगों ने? साथ साथ नोट्स बनाते चलो। और प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगती हो, सब समझ आ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। फिर आ जाएंगे हमारे मोल्ड फॉसिल्स। क्या है ये, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पेन ले लें, थोड़ा कलर चेंज कर लें, ब्लू ले लेते हैं, है ना, ब्लू ले लेते हैं। इसे बोलते हैं हम सांचे, सांचे वाले जीवाश्म। क्या होता है इसमें, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिकेज आफ्टर बीइंग buried it leaves a hollow impression in the rock called a mold। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, शेल और लीफ इम्प्रेशन इन रॉक। चलो समझते हैं। देखो इसका मतलब हुआ जब कोई जीव मर जाता है और बाद में सड़ जाता है ना, जब कोई जीव मर जाता है और बाद में सड़ जाता है तो क्या होता है, उसका खाली साँचा, हॉलो इम्प्रेशन जो होगा, खाली साँचा जो होगा, खाली साँचा जो है वो चट्टान में रह जाता है, उसी को बोलते हैं हम मोल्ड। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका शेल और लीफ एक्सप्रेशन इन रॉक। क्लियर? जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव मर जाता है, बाद में सड़ जाता है, तो उसका जो खाली साँचा होगा वो चट्टान में यानी रॉक में रह जाता है, वही है हमारा मोल्ड। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। फिर आ जाएंगे हमारे कास्ट फॉसिल्स। व्हेन मिनरल्स फिल द मोल्ड दे फॉर्म अ सॉलिड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल शेप कॉल्ड अ कास्ट फॉसिल्स। पहले तो देखते हैं कास्ट फॉसिल्स को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अरे पेन कहाँ गया, पेन 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 पेन, इसे कहते हैं हम ढलवां जीवाश्म।
इसमें क्या होता है, जो मोल्ड होता है उसमें मिनरल्स फिल हो जाते हैं और एक सॉलिड कॉपी बना लेते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल शेप ले लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं कास्ट फॉसिल्स। इसका एग्जाम्पल हो गया 3D स्ट्रक्चर ऑफ शेल्स और बोन्स फॉर्म्ड इन अ स्टोन। ये बिल्कुल असली जो जीव होते हैं उनकी तरह बिल्कुल सेम आकार ले लेते हैं, मिनरल सब मोल्ड में भर जाते हैं, सेम बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी बना लेंगे, सॉलिड कॉपी बना लेंगे, बिल्कुल ठोस कॉपी, जैसा कि ओरिजिनल शेप थी बिल्कुल वैसी ही। क्लियर? जैसे पत्थर में बनी हड्डियाँ और शेल्स जो हो गए, ये हो गया इसका एग्जाम्पल कास्ट फॉसिल्स का। पत्थर में बनी, हम ये कहेंगे पत्थर में बनी बोन्स और ये जो शेल्स की बात हो रही है उसकी ठोस आकृति है ना, सॉलिड फॉर्म। आगे बढ़े। फिफ्थ आ जाएगा हमारा प्रिंट फॉसिल्स। प्रिंट फॉसिल्स इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, चलो प्रिंट फॉसिल्स इसको हम क्या बोलेंगे, पता है आप लोग को? जब प्रिंट फॉसिल्स को हम इम्प्रेशन फॉसिल्स भी कह सकते हैं, यानी इसे हम बोलेंगे छाप जीवाश्म। These are the impressions or marks left by organisms like footprint, leaf veins or skin on soft surface that harden over time. देखो ये वो मार्क्स हैं, वो फुटप्रिंट्स हैं जो उस समय में क्या होता था, जो समय के, ये उस समय की छाप होती थी है ना, उस समय की छाप होती है जब कोई जीव मिट्टी पर चलता है या गिरता है, तो ये उस टाइम के ये क्या है, मार्क्स और इम्प्रेशन है। स्किन हो गई, तो ये क्या होंगी, समय के साथ क्या होगा, कठोर हो जाते हैं ये जो प्रिंट्स हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर फुटप्रिंट, यानी डायनासोर के पैरों के निशान, साथ ही साथ जो लीफ इम्प्रेशंस थे चट्टानों पे, पत्थर पर पत्तियों की छाप। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कॉप्रोलाइट्स यानी फॉसिलाइज्ड ड्रॉपिंग्स। क्या है? दीज आर फॉसिलाइज्ड फेसेस poop of ancient animal help scientists understand diet and digestive system of extinct organism. Examples हैं इसके coprolites of dinosaur showing bone fragments. देखो सबसे पहले तो coprolites इसे हम क्या बोलेंगे, जो fossilized droppings है इसको हम बोलेंगे पेन, इसको हम बोलेंगे मल जीवाश्म। ये देखो प्राचीन जानवरों के मल की बात हो रही है, एंशियंट एनिमल्स के, कि वो क्या खाते थे। इससे साइंटिस्ट को पता चला समझने में कि उनकी डाइट क्या थी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या खाते थे, तो सब इससे साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन मिली, वो समझे उनकी डाइट को, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, उनके पाचन के बारे में जानकारी मिली, तो ये उसे साइंटिस्ट को पाचन के बारे में जानकारी देते थे। फॉर एग्जाम्पल हो गया इसका कॉप्रोलाइट्स ऑफ डायनासोर शोइंग बोन फ्रेगमेंट्स, जैसे डायनासोर का मल जिसमें हड्डियों के टुकड़े मिले हों। क्लियर? कोई दिक्कत इतने में तो बताओ। ये वो फॉसिलाइज्ड फेसेस हैं जो एंशिएंट एनिमल्स के मल से मिले, है ना। इससे हमें पुराने जो जीव हैं उनकी डाइट और डाइजेस्टिव सिस्टम की जानकारी मिलती है, जानकारी देते हैं ये। आगे बढ़े। देख लो ये जो अभी हमने पढ़ा है इसके ये जनरल वर्ड्स हो गए। अनएल्टर्ड फॉसिल्स को हम एक्चुअल रिमेन्स भी कहते हैं, है ना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया स्टैक्स इन एम्बर, इसका एग्जाम्पल हो गया अनएल्टर्ड फॉसिल का, इसका जनरल वर्ड है एक्चुअल रिमेन्स। पेट्रीफाइड फॉसिल्स का सेम वही नेम रहेगा। फॉसिलाइज्ड फूड हो गया इसका एग्जाम्पल। मोल्स, इसे मोल्ड फॉसिल्स भी कहते हैं। शेल इम्प्रेशन इज एग्जाम्पल। कास्ट फॉसिल्स फिल्ड इन शेल।
इम्प्रिंट्स, इसका साइंटिफिक नेम प्रिंट फॉसिल हो गया, डायनासोर फुटप्रिंट एग्जाम्पल हो गया, एम्बर फॉसिल्स, ये पार्ट है अनअल्टर्ड फॉसिल्स का और ये देखने को मिलेगा आपको इंसेक्ट इन रेजिन में। फिर एक साइंटिफिक नेम है कॉप्रोलाइट्स, ये अभी हमने पढ़ ही लिया है, ये किस में मिल रहा है, फॉसिलाइज्ड डंग में मिल रहा है ना, जिससे हमें उनकी जो पुराने जीव है उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आ गया हमारा वही घूम फिर के हमने अभी जिसकी बात करी थी, क्या बात करी थी बताओ, किसकी बात करी थी, आर्कियोप्टेरिक्स की। ये क्या है, एक मिसिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिक्स इज अ फेमस फॉसिल दैट लिंक्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड, जिसमें हमें दोनों के फीचर्स देखने को मिले थे, बर्ड्स के भी और रेप्टाइल के भी। रेप्टाइलियन करेक्टर कौन कौन से थे, जैसे टीथ इन जॉज, लॉन्ग हेयर विद बोन्स, क्लॉड फिंगर्स या और स्केल्स ऑन बॉडी। पेन ले लेती हूँ मैं, है ना, हैंड टू हैंड हिंदी में भी हम इसे लिख लेंगे। टीथ इन जॉ यानी जबड़ों में दांत, है ना। और क्या हो गई, लंबी हड्डियों वाली पूंछ, लंबी डाई, है ना, हड्डियों वाली पूंछ यानी लॉन्ग टेल विद बोन्स। फिर आएगा क्लॉड फिंगर्स यानी पंजे वाली उंगलियां, पंजे वाले वाले या वाली, एक मिनट, पंजे वाले लिख दूं, पंजे वाले उंगलियां, पंजे वाले ही सही है ना, उंगलियां समझ लेना आपको जो सही लगे, उंगलियां। स्केल्स ऑन बॉडी यानी शरीर पर कुछ हिस्सों में स्केल्स, शरीर पर कुछ हिस्सों में, मिनट, हिस्सों में स्केल्स, ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। अरे यार ये पेन भी ना, चलो वैसे ही लिख देती हूँ, स्केल्स। क्लियर हो गई, क्लियर क्लियर क्लियर। इसमें रेप्टाइल और बर्ड दोनों की ही फीचर्स देखने को मिलेंगे, यानी जबड़ों में दांत, लंबी हड्डियों वाली पूंछ, पंजे वाली, ये क्या, पंजे वाली उंगलियां, शरीर पर कुछ हिस्सों में स्केल्स। बर्ड्स करेक्टर यानी एवियन करेक्टर यानी फीदर ऑन विंग्स एंड टेल्स, फीदर्स होंगे विंग्स पे और टेल्स पे यानी पंख और पंख 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 और पंखों पर पंखुड़ियां, यहाँ लिख दूं, पंख और पंखों पर फीदर्स, पंखों पर भी पंखुड़ियां, यानी फीदर्स ऑन विंग्स ऑन टेल, चोंच जैसी बनावट, चोंच जैसी बनावट यानी बीक लाइक माउथ, है ना। उड़ने की क्षमता, उड़ने की क्षमता, उड़ने की क्षमता, और हो गई हमारी विशबोन प्रेजेंट। इससे ये प्रूफ होता है कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुई यानी विकसित हुई। क्लियर। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स यानी पेडिग्री ऑफ हॉर्स। हॉर्स एवोल्यूशन shows gradual changes over 60 million years from a small dog-like animal to today's modern horse. देखिए जो हॉर्स एवोल्यूशन है उसमें काफ़ी धीरे धीरे कैसे चेंजेस हुए, 60 बिलियन ईयर्स की बात हो रही है, बताओ 60 मिलियन ईयर्स, कैसे एक छोटे डॉग की से एक बड़ा मॉडर्न यानी एक हॉर्स बना। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे चेंजेस आए, वन बाय वन हम देखेंगे।
वैसे सोचिए 60 मिलियन ईयर्स लग गए इस चेंजेस में। सब पहले छोटे डॉग लाइक एनिमल था। कहाँ से स्टार्ट हुई ये सारी चीज़ें शुरू हुई हमारी। पेन 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 गायब हो जाता है बार बार, एक सेकेंड, सॉरी। जो सबसे पहले बात हो रही है, जैसा कौन से प्राणी की बात हो रही है जो डॉग लाइक था, छोटे कुत्ते जैसा, यूरोहिपस। और आज ये जो मॉडर्न हॉर्स में आ गया, बड़ा घोड़ा बना, इसको क्या कहेंगे हम, इक्वस। अच्छा, इस विकास में क्या क्या हुआ, उसके पैरों की उंगलियां हैं, दौड़ने की क्षमता है, दांत है, शरीर आकार, सब में कैसे कैसे चेंजेस आए, चलो देखते हैं। मैंने एक चार्ट बना रखा है। ये पहले अर्लीस्ट में था यूरोहिपस, जो अभी हमने बात करी, छोटा साइज था, 4 टोज थे फ्रंट में, एंड फॉरेस्ट ड्वेलर। फिर उसके बाद स्टेज आई मीजोहिपस की, जो बड़ा था, 3 टोज थे और ये फास्टर रनर था। फिर मैनीचिपस की, लार्जर था ये भी, टीथ अडेप्टेड फॉर ग्रासेस एंड 3 टोज थे। फिर आ गया हमारा प्लायोपस, सिंगल टो और स्ट्रॉन्ग लेग्स थे। उसके बाद आ गया हमारा मॉडर्न हॉर्स यानी इक्विस, लार्ज बॉडी थी, बड़ी बॉडी, 1 हूफ, फास्टर लर्नर्स एंड लाइव्स इन ओपन ग्रासलैंड। ओपन ग्रासलैंड में तो होता है। तो चलो यहाँ तक कि हमारी घोड़े की बात हो गई है। ये चार्ट आप लोग एक काम करिए, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, स्टेज ऑफ फीचर्स, कौन सी स्टेज में कितने फीचर्स आए। सोचो ये सारे चेंजेस में कितने साल लग गए हमें, इन सारे चेंजेस में हमें लग गए 60 मिलियन ईयर्स। 60 मिलियन ईयर्स लग गए। कैसे, एक अर्लीस्ट स्टेज से मॉडर्न हॉर्स तक कितने चेंजेस आए, फीचर्स में चेंजेस आए। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी स्टूडेंट एलटी ग्रेड बायोलॉजी टीजीटी वगैरह की प्रिपरेशन कर रही हूँ, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अपने आप ऑन टाइम 11 बजे आ जाया करो। पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन पहुँच नहीं रहा है, कि क्या हो रहा है। एक बार मुझे बता देना कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। चलो, आज की क्लास में इतना ही। अच्छी लगी हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। कंटिन्यू करेंगे हम, एविडेंस के बारे में और जानेंगे, उसके बाद थ्योरीज पढ़ेंगे, बहुत कुछ है, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। और फिर मिलती हूँ आपसे, आप रिवीजन करते रहिए। लास्ट क्लासेस नहीं देखी हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए प्रिंटिंग और ऑरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन शायद अभी तक नहीं देखी है, प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिए। और मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।